हेलो दोस्तों, ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले आप एक काम करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके बाद मैं बोलूंगा आपको स्टडी लीव के बारे में। जो अपना कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब कर रहा है ना, उसमें एक उसका जो करियर में उसको स्टडी लीव के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको आवश्यक भी पड़ता है उसका करियर ग्रोथ के लिए, उसका प्रमोशन के लिए, उसका डेपुटेशन के लिए। ये सारे चीजें के लिए उनको जरूरत पड़ता है। और खुद का स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ये जानेंगे, हम डिटेल में जानेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे वीडियो को शॉर्ट करना पड़ेगा। ये पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस करूंगा और पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आएगा, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे FRSR पार्ट 3 के बारे में, लिब रूल जिसको बोलते हैं, CCS लिब रूल पे 1972 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सब्सक्राइब कर लिए तो अभी लाइक एंड शेयर कर लीजिए, ठीक है इसको। तो यहाँ पे आप क्या क्या जानेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले आप जानेंगे कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव, ठीक है। क्या क्या कंडीशन रहेगा आपका स्टडी लीव के ग्रांट करने के लिए, कितना अमाउंट ऑफ स्टडी लीव आप ले सकते हैं, कितना अमाउंट आपको मिल सकता है, ये हम इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बड़ा बहुत चीजें इसमें होता है, तो इसीलिए ये चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ाएगा, ये टोटल स्टडी लीव में क्या क्या है ये भी पहले देख लीजिए, ये ठीक है। ये चीजें है सब, एप्लीकेशंस है, सैंक्शन कितना होता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है कि नहीं लीव के बारे में, तो रेगुलर स्टडी लीव जो है ना, वो एक्सटेंड करता है कि नहीं, मतलब बियॉन्ड कोर्स ऑफ स्टडी में एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं। और लीव सैलरी जो है ना ड्यूरिंग स्टडी लीव, ये चीजें हो सकता है कि नहीं। तो और एक चीज है कि कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी अलाउंस, ठीक है। रेट क्या रहेगा आपका, और प्रोसीजर क्या रहेगा पेमेंट करने के लिए स्टडी अलाउंस को, एडमिसिबिलिटी अलाउंस क्या रहेगा, एडिशन के साथ आपका स्टडी अलाउंस के साथ क्या क्या एडमिसिबिलिटी अलाउंस रहेगा आपका, ट्रैवलिंग अलाउंस के जो स्टडी टूर के टाइम पे इसमें क्या रहेगा आपका, और कॉस्ट ऑफ फी कितना रहेगा आपका स्टडी के लिए। और आपने अगर रिजिग्नेशन और रिटायरमेंट कर लिए तो इस चीज के लिए भी, और आप अगर कंप्लीशन नहीं कर पाए तो इस चीज के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ये अभी पार्ट 1 में जो आपको दिखाया वही चीजें ओनली डिस्कस करेंगे। जो कंडीशन क्या क्या रहेगा और आपको जो चीजें रहेगा वो क्या क्या रहेगा, आपको यहाँ पे आप डिटेल में डिस्कस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन रहेगा। ये जो कंडीशन दिया है ना, ये चीजें आप देख लीजिए, ये चीजें लिखा है कि इसमें कि आप मान लीजिए कि आप स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर ये जो कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या स्पेशलाइज ट्रेनिंग कुछ कुछ भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, और आपका होना चाहिए प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन विद द स्पेयर ऑफ हिज ड्यूटी, ठीक है। आपका ये जो भी आप जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपका, तो इसमें उसके साथ डायरेक्टली क्लोज कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और भी देखेंगे कि स्टडी लीव में ऑल्सो भी ग्रांटेड, किस किस को ग्रांट के किस कंडीशन में ग्रांट किया जाता है। इसमें ग्रांट किया जाता है कि मान लीजिए कि कोर्स ऑफ ट्रेनिंग और स्टडी टू जो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट का, मान लीजिए कि आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, रेगुलर एकेडमिक और सेमी एकेडमिक कोर्स आपने मान लीजिए कि अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी अगर मान लीजिए कि जो कोर्स ऑफ ट्रेनिंग है ना आपका, और स्टडी टूर जो हुई है ना आपका, अगर एडवांटेज दे रहा है ना उसको, जो आप जॉब में हैं अभी, और पब्लिक इंटरेस्ट के अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो उस कारण अगर वो जो क्वालिफिकेशन है या वो जो कोर्स है, वो आपको अगर एडवांटेज दे रहा है और उसमें पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, पब्लिक के लिए लग सकता है, तो उस कारण आपको क्या किया जाएगा कि अलाउ किया जाएगा, आपको ग्रांट किया जाएगा आपको। यहाँ पे और एक चीजें देखेंगे कि जो पर्पज ऑफ स्टडी जो होता है ना, वो जो आपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो आपने अलाउ किए हैं, मतलब जो कंडीशंस रहता है ना, ये भी एक एक कंडीशन से, ये कंडीशन क्या देखेंगे यहाँ पे। ये कंडीशन कहता है कि भाई ये जो टूर है ना, ये अप्रूव्ड होना चाहिए अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है। ये ग्रांट लीव वही करेंगे, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही करेंगे, ठीक है। और ये जो आप जो स्टडी टूर के लिए जा रहे हैं ना, ये एक टर्म एंड कंडीशन रहेगा कि भाई आप आने के बाद आपने सबमिट करना पड़ेगा आपको फुल रिपोर्ट, कि आपने क्या क्या वहां पे किया, कौन सा कितना सेमेस्टर पढ़ा, क्या क्या पढ़ा वहां पे, वो सब चीज सबमिट करना पड़ेगा आपको। और मान लीजिए कि आपका जो स्टडीज करने के लिए जा रहे हैं ना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो आपका वर्क के साथ, ठीक है। बट कुछ कुछ चीजों में क्या करता है कि मान लीजिए कि आपको माइंड को वाइडनिंग करने के लिए
लिए, मतलब ज्यादा आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए चीजें को, और आपका स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, ये एक सिविल सर्वेंट के लिए चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग में लागू होता है। तो उस कारण उनको क्या करता है कि वो जो है ना, आपका जो ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सर्विस में अगर इन्वॉल्व है, तो उस कारण भी उसको दिया जाता है, स्टडी लीव दिया जाता है, ठीक है। ये कहता है कि जो आपने जो स्टडी लीव लेने के लिए जो कोशिश करे ना, ये क्लॉज 3 में ये कह रहा है कि आपका अगर कुछ भी मतलब मान लीजिए कि आपने अप्लाई किए हैं, तो उसमें कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ आप आपने कंसल्टेशन करके, आपका अथॉरिटी कंसल्टेशन करके ही आपको ग्रांट कर सकता है लीव के लिए, ठीक है। ये स्टडी लीव शेल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस, ये भी कंडीशन है कुछ, ठीक है। ये कंडीशन कहता है कि भाई ये सर्टिफाई किया जाता है कि जो अथॉरिटी है ना, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ये लीव ग्रांट को करे। ये ग्रांट करने पर ही आपको जाके, और वो जो आप कोर्स ऑफ स्टडी हो या ट्रेनिंग हो ना, वो डेफिनेट एडवांटेज होना चाहिए, ठीक है। ऑन व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पे आपका होना चाहिए, ठीक है। और आप जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं ना, ये अदर देन एकेडमिक और लिटरेरी सब्जेक्ट में ना होना हो, ठीक है। आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट से और लिटरेरी सब्जेक्ट है ना, उससे अलग ना हो, ठीक है, वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड, ये जो ऑफिसर्स है, अगर मान लीजिए कि आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का आईईएस में जॉब कर रहे हैं, या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस कैडर में है, तो उसके दौरान उनको ग्रांट किया जाता है जो लीव ना, स्टडी लीव। ये अगर मान लीजिए कि आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं ऑन रिसर्च थीसिस के लिए, तो उस कंडीशन में आपको वहां पे अलाउ किया जाता है स्टडी लीव, बट कुछ सर्टन कंडीशंस होता है, वो कंडीशन भी देख लेते हैं। तो और एक चीज यहाँ पे कहता है कि भाई जो भी आपने जो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन है ना, ये जो भी रिसर्च है ना, ये अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, आप जो भी रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, उसको अप्रूव्ड होना चाहिए उन्हीं से, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो एप्लीकेंट, वो भी एप्लीकेंट होना चाहिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जो अगर आप कर रहे हैं, आप आईएएस कैडर में हैं, तो उसका रन आप इकोनॉमिक एडवाइजर से अप्रूव करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस से बिलोंग करते हैं, तो उसका रन आपको डायरेक्टर जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे उसको अप्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग कंडीशन है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेंट है ना, वो सर्टिफिकेट वहां से ऑब्टेन करेगा, ठीक है। ये जो अथॉरिटी मैंने ऊपर बोला, ये उनसे सर्टिफिकेट एक ऑब्टेन करेगा, जिसमें वो वहां पे मेंशन भी करेंगे, जो ये जो कोर्स कर रहे हैं ना, वो इंक्रीज एफिशिएंसी उसका इंक्रीज करेगा। जो ड्यूटीज कर रहे हैं, उनका जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसमें परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। और ये जो कैडर के लिए दिया गया है, ये मान लीजिए कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ 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 होता है, कुछ ऐसे स्टडी होता है, जो कोर्स होता है जो इंडिया में नहीं होता है, मान लीजिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक आपको फर्दर एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि ये जो आप जो स्टडी कर रहे हैं, या ये जो रिसर्च कर रहे हैं, ये स्टडी और कोर्स जो है, ये आपका इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपका अवेलेबल नहीं है। वो सर्टिफिकेशन भी उनसे लेना पड़ेगा, तब जाके आप अवेल कर सकते हैं स्टडी लीव। यहाँ पे और एक चीज देखेंगे, मान लीजिए कि आपने एक मेडिकल ऑफिसर है, अगर अगर मेडिकल ऑफिसर है, तो आपको जो स्टडी लीव ग्रांट किया जाएगा, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए ग्रांट किया जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप ग्रांट जो करेंगे ना, ये होंगे आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस ये क्या करेंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, ये सर्टिफाई करेंगे कि भाई ये जो स्टडी है ना, ये इनका इफिशियंसी इंक्रीज करेगा, ये मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। वो जो ड्यूटी परफॉर्मेंस कर रहा है, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए वो चीजें चाहिए होगा, ठीक है। और ये मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप मेडिकल ऑफिसर नहीं है, बट कोई स्पेशलिस्ट है, कोई टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, किसी भी कोर्स से हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो, मान लीजिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, उस कारण भी आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एल्स सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, वो सर्टिफाई करेंगे आपको कि भाई ये जो कोर्स कर रहे हैं या कोर्स ऑफ स्टडी कर रहे हैं ना, ये चीजें आपका मॉडर्न डेवलपमेंट, जो उसका जो ड्यूटी है, इसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन लाएगा वो, और कुछ स्किल को एनहांस करेगा वो, उसका एबिलिटी को वृद्धि करेगा उसको। और जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है और जो कॉम्पिटेंस है, ये चीजें सारी चीज के लिए बेनिफिट देगा, जो कि पब्लिक के लिए बहुत जरूरी होगा, और पब्लिक बेनिफिट में ये आ सकता है। उस कारण में आपको ये चीजें ग्रांट किया जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज लिखा है कि भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, वो एग्री होना चाहिए जो रिलीज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है, ठीक है, इन्वॉल्व इन द ग्रांट ऑफ स्टडी लीव, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका जो स्टडी लीव है ना, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो मान लीजिए कि इंडिया से बाहर है, ठीक है। अगर मान लीजिए उस कारण आपको जो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज करना के लिए पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे पैसा को बियर करेंगे, ठीक है। उस कारण आपको ना ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ये एग्री होना चाहिए, ठीक है। उस कारण क्या करेंगे कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रहेगा ना, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को तब मिलेगा जो अगर मान लीजिए को अब्रॉड के लिए स्टडी लीव लेके गया है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट से गया है और जो डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा था, वो सेटिस्फाई होना चाहिए जो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है ना, ये जो जनरल ऑर्डर में जो स्पेसिफाई कर दिया है, वो चीज में वहां पे मान लीजिए कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो कैसा ग्रेड ग्रेड में कैसा उसका सेमेस्टर में ग्रेड आ रहा है, या कैसे उसका इवैल्यूएशन प्रोसीजर में कैसे कितना अच्छा कर पा रहा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट आपको पैसा देता है पढ़ाई करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसका आपको उससे आपको थोड़ा सा ये भी रखेगा आपका, ठीक है। और जो पैसा का जो वैल्यू है ना, वो भी गवर्नमेंट अपना थोड़ा बजाय रखेगा। उसमें क्या करेगा कि भाई जो रिलीज ऑफ जो आपका जो भी ग्रेड आपका अच्छा मिलेगा, या गवर्नमेंट देखेगा सेटिस्फाई होगा, उस कारण आपको फॉरेन एक्सचेंज भी रिलीज किया जाएगा। जो भी आपका एक्सपेंसेस के लिए, जो हायर स्टडी का एक्सपेंसेस के लिए, ये सब के लिए आपको रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और है कि भाई स्टडी लीव जो है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आउट ऑफ इंडिया सेल नॉट बी ग्रांटेड, ठीक है। ये जो चीज है, ये नहीं ग्रांट किया जाएगा अगर मान लीजिए कि आपका जो कोर्स है ये या एडिक्वेट फैसिलिटी है वो एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। उस कारण जो और कोई भी मान लीजिए स्कीम हो जो कि इंडिया में अवेलेबल है, उसका जो भी कोर्स है, तो उस कारण वो चीजें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। उस कारण आपको स्टडी लीव ग्रांट नहीं किया जाएगा। और स्टडी लीव में भी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट, कौन सा चीज में ग्रांट किया जा सकता है। आप अगर मान लीजिए कि आपका जो सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड ऑफ पीरियड ऑफ प्रोबेशन, मान लीजिए कि आपका 2 साल का प्रोबेशन है, आप सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए, आपका कॉन्फर्मेशन होना चाहिए पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका उसमें 5 साल का जो रेगुलर रेगुलर कॉन्टिन्यूस सर्विस है ना, ये इससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम तो आपको 5 साल तो रेगुलर सर्विस होना चाहिए आपको, ठीक है। ये पीरियड ऑफ प्रोबेशन को काउंट करके मैं बोल रहा हूँ, पीरियड ऑफ प्रोबेशन को ही काउंट करके, ठीक है। और एक चीज है, ये मान लीजिए कि और कौन सा कारण में आपको दिया नहीं जा सकता, ठीक है। ये मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि सुपर मतलब रिटायरमेंट के एज में है, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस विद इन 3 इयर्स, मान लीजिए आपका 3 साल बचा है और आप रिटायरमेंट के स्टेज में हैं। और मान लीजिए कि आपने स्टडी लीव आपको अप्रूव कर दिया और एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, मतलब आपने जो एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी लीव हो ना, उसके बाद आपने रिटर्न भी नहीं किए, ठीक है, आपने रिटायरमेंट हो गए, उस कारण भी आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। और आप जो एग्जीक्यूटिव जो आप बॉन्ड बॉन्ड आपको एक लिखना पड़ेगा, ये रूल 53(4) के अंतर्गत आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि भाई आपने जो ये जो एक्सपायर आपका स्टडी लीव कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 3 साल आपका सर्विस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टडी लीव इस कारण भी ग्रांटेड नहीं होगा अगर मान लीजिए कि आप जो जो आप पोस्ट में थे, अगर मान लीजिए आपका सबॉर्डिनेट हो या आपका कंटेम्पोररी कोई भी हो, या आपका बस के साथ आप अगर मान लीजिए कि कांटेक्ट हटा दिए, जो आपका रेगुलर वर्क था, वो चीज के लिए आपने मान लीजिए कि कांटेक्ट वॉन्टेक्ट कुछ नहीं रखे और उनको हेल्प भी नहीं किए, उस कारण आपको कैडर भी डिफिकल्टी होने लगा आपका एब्सेंस में, ठीक है। उस कारण भी आपको चाहे तो आपको ग्रांट नहीं किया जा सकता या हटाया जा सकता है, ठीक है। आपका ग्रांट भी अगर लीव भी ग्रांट भी हुआ होगा तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव किसको किसको दिया जाता है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव दिया जाता है ना, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है, अदर देन सीजीएचएस जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स है ना, उनके लिए अलग होता है कंडीशंस। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टडी लीव दिया जाता है, ये 12 मंथ एट एनी वन टाइम, ठीक है। आप चाहे मान लीजिए कि आपका पीएचडी कर रहे हैं, लास्ट साल बाकी है, तो उस कारण आपको 12 मंथ एट एनी टाइम एनी वन टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और फिर हो सकता है कि आपको एंटायर सर्विस में आपको 24 मंथ्स दिया जाएगा, मतलब 2 साल आपको दिया जाएगा, ठीक है। इंक्लूसिव ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ लीव फॉर स्टडी और ट्रेनिंग ग्रांटेड अंडर एनी अदर रूल, ठीक है। वो सारे चीज के लिए आपको जो एंटायर सर्विस आपको 24 मंथ्स ही दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके लिए क्या रूल होता है। जो ये जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, उनके 36 मंथ दिया जाता है, मतलब 3 साल दिया जाता है फॉर रिक्योरिंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो सब रूल ऑफ रूल 53 होता है, जैसे कि मैंने वहां पे बोला,
आपको 3 साल वहां पे लग रहा था, बट इनके लिए यहाँ पे 5 साल होना चाहिए। आपको जो स्टडी लीव कंप्लीट करने के बाद आपको 5 साल सेवा देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, देना पड़ेगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए उसको, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप कमेंट एंड सजेशन जरूर दीजिए, तो आपका सजेशन और कमेंट मुझे बहुत जरूरत है, ठीक है। थैंक यू गाइस।